अगर हम इतिहास की किताबों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दें और सिर्फ एक भौगोलिक नक्शे को देखें ना, तो मतलब एक बहुत ही अलग सी कहानी उभर कर सामने आती बिल्कुल, एक पूरी तरह से नई तस्वीर दिखने लगती है ना? राजनीतिक सीमाओं के बजाय हमें एक ऐसा विशाल कैनवस दिखाई देता है जहां नदियां मतलब एक तरह से स्याही का काम कर रही हैं और पहाड़ उन बड़े-बड़े साम्राज्यों की उम्र तय कर रहे हैं। सही कहा आपने। और अक्सर ना इतिहास को एक सीधी और साफ रेखा की तरह देखा जाता है। जैसे ये कोई इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो। हाँ बिल्कुल, मतलब कि पहले ये घटना घटी, फिर उसके 100 साल बाद दूसरी घटना घटी, और बस ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती गई। चीजों को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जैसी साफ सुथरी श्रेणियों में बांटने से ना हमें एक झूठी तसल्ली मिलती है कि मानव सभ्यता का विकास बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। एकदम उलट। और ये बात तब और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब हम भारत के हृदय मतलब मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य में गहराई से उतरते हैं। वहां आकर तो वो सीधी रेखा अचानक से पूरी तरह उलझ जाती है। बिल्कुल। तो आज का ये विस्तृत विश्लेषण एक ऐसे ही बेहद सघन ऐतिहासिक दस्तावेज को खंगालने जा रहा है जो प्रागैतिहासिक काल के पत्थरों से लेकर मुगलों की तोपों तक का सफर तय करता है। और ये सफर बहुत ही रोमांचक है ना? लेकिन हमारा मकसद सिर्फ तारीखें या राजाओं की लंबी सूचियां रटना नहीं है। इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि कैसे इस क्षेत्र का भूगोल, यहाँ की नदियां, बीहड़ और घने जंगल महान साम्राज्यों के उदय और उनके पतन के असली सूत्रधार बने। तो आइए इसे समझते हैं। और दस्तावेजों को खंगालने पर ना एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अच्छा, वो क्या? इतिहास अक्सर लोगों को उबाऊ लग सकता है, लेकिन मानव मस्तिष्क ने इस सूखी जानकारी को सहेजने के लिए बड़े ही अजीबोगरीब और मजेदार तरीके ईजाद किए हैं। अरे हाँ, मैंने भी स्रोत में वो ट्रिक्स देखी थी। बिल्कुल। इस स्रोत में ही कई ऐसे उदाहरण हैं जहां राजाओं के नाम या स्थानों को याद रखने के लिए ना मजाकिया ट्रिक्स और कहानियां घड़ी गई हैं। जैसे वो शुंग वंश वाला। हाँ, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को याद रखने के लिए शुंग के पुष्प देना। मतलब दिमाग चकरा जाता है कि लोग कैसे याद रखते थे। और उज्जैन के पास के प्राचीन पुरातात्विक स्थल कायथा को याद रखने के लिए कायरे कहाँ था जैसी कड़ियां भी स्रोत में दी गई हैं। कायरे कहाँ था, ये सच में बहुत मजेदार है। हमारा दिमाग कैसे जटिल डेटा को कहानियों में ढालकर प्रोसेस करता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन बड़े साम्राज्यों, राजाओं और उनके युद्धों की बात करने से पहले ना मुझे लगता है थोड़ा और पीछे जाना जरूरी है। बहुत पीछे। हाँ, हमें ये देखना होगा कि मानव ने पहली बार इस भूगोल को अपना घर क्यों चुना। क्योंकि उस दौर में नदियां सिर्फ पानी का साधन नहीं थी, वे इकलौती जीवन रेखाएं थीं। सही कहा। दस्तावेजों में ना नर्मदा घाटी का एक वाकया बहुत हैरान करने वाला है। 1982 में सीहोर जिले के हथनोरा में एक खोज हुई जिसने मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को ही बदल के रख दिया। आप नर्मदा मानव की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वहां नर्मदा मानव की खोपड़ी मिली जो होमो इरेक्टस प्रजाति की थी। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इसे खोजा था। और ये खोज इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि ये भारत में मानव अस्तित्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य है। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो ये नर्मदा मानव की खोपड़ी खोजना भारतीय मानव सभ्यता का एक तरह से ब्लैक बॉक्स खोजने जैसा है। ब्लैक बॉक्स? हाँ, मतलब एक ऐसा ब्लैक बॉक्स जो हमें हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों के जीवन की वो गुप्त जानकारी देता है जो और कहीं दर्ज ही नहीं है। ये ब्लैक बॉक्स वाली बात तो एकदम सटीक बैठती है। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स के खुलने पर जो जानकारी मिलती है ना, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। वो कैसे? जब होमो इरेक्टस की बात होती है तो हम एक ऐसे मानव की बात कर रहे हैं जिसने पहली बार आग का इस्तेमाल करना सीखा था। अच्छा। और जो लंबी दूरी तय कर सकता था। तो सवाल ये है कि वे नर्मदा घाटी में ही क्यों रुके? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि नर्मदा एक भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। इसके दोनों तरफ विंध्य और सतपुड़ा के घने जंगल थे, जो उन्हें शिकार और सुरक्षा दोनों देते थे। बिल्कुल। ये भूगोल उनके लिए एक प्राकृतिक किले जैसा था। मतलब भूगोल ने ही उन्हें पहला आश्रय दिया। लेकिन इंसान हमेशा शिकारी बनकर तो नहीं रह सकता था ना। यहीं पर होशंगाबाद के आदमगढ़ का पुरातात्विक साक्ष्य तस्वीर में आता है। आदमगढ़ में क्या मिला था? मध्य पाषाण काल तक आते आते आदमगढ़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं स्रोत में। कुत्ते को? हाँ। अब
एक कुत्ते को दफनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंसान को जानवरों से लगाव हो गया था। इसका एक बहुत बड़ा तकनीकी और सामाजिक अर्थ है। तकनीकी अर्थ मतलब एक कुत्ते को दफनाने में क्या तकनीक हो सकती है भला? तकनीक इस मायने में कि ये पशुपालन की शुरुआत का पहला ठोस संकेत है। ओह अच्छा। कुत्ता शिकार में मदद करता है और बस्तियों की रखवाली करता है। इंसान अब सिर्फ जानवरों के पीछे भागने वाला खाला बदोश नहीं रह गया था। उसने प्रकृति को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और जब इंसान एक जगह रुकना सीख जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो बस्तियां बसाना शुरू करता है। मैंने देखा कि स्रोत में ताम्र पाषाण संस्कृति का बार बार जिक्र आता है। हाँ, बहुत प्रमुखता से। खासतौर पर कायथा और नवदा टोली जैसे स्थानों का। ये शब्द ताम्रपाषाण थोड़ा तकनीकी लगता है, इसका असल में उस दौर के लिए क्या मतलब था? ताम्रपाषाण या चाल्कोलिथिक का सीधा सा मतलब है वो दौर जब इंसान ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मतलब ताम्र? हाँ, तांबा पहला धातु था जिसे इंसान ने पिघलाना और ढालना सीखा। नवदा टोली और कायथा जैसी जगह नर्मदा और चंबल के किनारे बसी थीं। नदियां फिर से? बिल्कुल, उपजाऊ मिट्टी और तांबे के औजारों ने मिलकर कृषि में क्रांति ला दी। क्योंकि अब वे गहरी जुताई कर सकती थी। एकदम सही, ज्यादा फसल उगा सकते थे, और जहां ज्यादा फसल होगी वहां व्यापार होगा और समाज अधिक जटिल होने लगेगा। तो पत्थरों के औजारों से शुरू हुआ सफर अब एक स्थायी समाज का रूप ले रहा था। हाँ। जब समाज कृषि के कारण स्थिर हो गया तो छोटे छोटे गांव या जनपद बड़े महाजनपदों में बदलने लगे। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अवंती और चेदी जैसे शक्तिशाली महाजनपदों का उदय होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि व्यापारिक मार्गों ने इस पूरे क्षेत्र को एक प्राचीन ग्लोबल विलेज बना दिया था। मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ था। और यही महान सम्राट अशोक का दौर बहुत ध्यान खींचता है। हाँ, ये बात अक्सर छिप जाती है कि मौर्य साम्राज्य का शासक बनने से पहले अशोक ने अवंती के राज्यपाल के रूप में 11 साल बिताए थे। और ये 11 साल का कार्यकाल कोई मामूली बात नहीं थी। उज्जैन उस समय एक प्रमुख व्यापारिक और खगोलीय केंद्र था। वहां का प्रशासन संभालना अशोक के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी। इसी दौरान विदिशा की एक व्यापारी पुत्री श्रीदेवी से उनका विवाह हुआ। हाँ, और उन्हीं के प्रभाव में सांची जैसे विश्व प्रसिद्ध स्तूपों की नींव रखी गई। लेकिन इस पूरे कालखंड में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चकरा देती है ना, वो है विदेशी प्रभाव और उसका यहाँ की संस्कृति में घुलना मिलना। आप हेलियोडोरस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। स्रोत में एक ग्रीक या यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का जिक्र है। सोचिए, यूनानी व्यक्ति जो शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में आता है और वो सिर्फ एक विदेशी राजदूत बनकर नहीं रहता, वो भागवत या वैष्णव धर्म अपना लेता है। हाँ, और बाकायदा विदिशा में एक विशाल गरुड़ स्तंभ बनवाता है जिसे आज खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक विदेशी आ रहा है और पूरी तरह से यहाँ की आस्था में रंग रहा है। ये सांस्कृतिक घुलने मिलने का चरम है। ऐसा क्यों हो रहा था? इसे ना इस नजरिए से देखिए, उस दौर में भारत सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और दर्शन के दम पर विजय प्राप्त कर रहा था। सॉफ्ट पावर। बिल्कुल। हेलियोडोरस कोई आम इंसान नहीं था। वो तक्षशिला के यवन राजा का राजदूत था। जब ये विदेशी शासक या राजदूत भारत के इतने गहरे और समृद्ध व्यापारिक नेटवर्क में अपनी जगह पक्की करना चाहते थे ना, तो उन्हें यहाँ के समाज में स्वीकार्यता चाहिए थी। एकदम सही। और स्वीकार्यता का सबसे बड़ा माध्यम धर्म होता है। भागवत धर्म को अपनाकर और गरुड़ स्तंभ बनाकर हेलियोडोरस असल में यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में खुद को स्थापित कर रहा था। अच्छा, मतलब ये एक सोची समझी रणनीति भी थी। हाँ, मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र उस समय एक ऐसे चुंबक की तरह था जिसने शक और यवन जैसे विदेशियों को ऐसे सोख लिया कि उनकी अपनी पहचान यहाँ की मिट्टी में ही विलीन हो गई। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब ये सिर्फ एक आध्यात्मिक निर्णय नहीं था बल्कि एक रणनीतिक और सामाजिक एकीकरण का हिस्सा था। बिल्कुल। लेकिन जो दस्तावेज हैं वो ये भी इशारा करते हैं कि ये स्थिरता और समाज का ये तीव्र विकास अपने साथ कुछ स्याह और दुखद पहलू भी ला रहा था। हाँ, गुप्तकाल का दौर इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। एक तरफ गुप्त साम्राज्य अपार कला और समृद्धि लेकर आया, स्वर्ण युग जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन दस्तावेजों है सागर जिले के एरंड से मिले 510 ईस्वी के एक अभिलेख का विस्तार से उल्लेख है। भानुगुप्त का अभिलेख। बिल्कुल।
भानुगुप्त का ये अभिलेख उनके सेनापति गोपराज की मृत्यु के बारे में है और स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी। और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार ये सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण माना जाता है। यही इसका सबसे स्याह पहलू है। हमें ये समझना होगा कि जैसे जैसे समाज कृषि और व्यापार के दम पर स्थिर हो रहा था, वैसे वैसे संपत्ति के अधिकार और विरासत के नियम भी कठोर हो रहे थे। बड़े साम्राज्यों के उदय के साथ पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। सही कहा। महिलाओं के जीवन और उनके अधिकारों को नियंत्रित करने वाली ऐसी दुखद प्रथाएं उसी जटिल होते समाज का एक तरह से बाय प्रोडक्ट थीं। मतलब बिना किसी का पक्ष लिए अगर स्रोत के हिसाब से देखें तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। एरन का अभिलेख हमें याद दिलाता है कि सभ्यता का विकास कभी भी एक तरफा नहीं होता। प्रगति के साथ कुछ बहुत भारी सामाजिक कीमतें भी चुकाई जा रही थी। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जिसे स्वर्ण युग कहते हैं उसकी बुनियाद में कितनी जटिलताएं छुपी होती हैं। चलिए इस कालचक्र को थोड़ा और घुमाते हैं। हाँ। जब गुप्त और वर्धन जैसे बड़े केंद्रीय साम्राज्य कमजोर पड़ने लगे तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और यहां आकर इतिहास एक बहुत ही रचनात्मक करवट लेता है। वो कैसे? क्योंकि जब स्थानीय शक्तियां उभरी ना तो उन्होंने कला, वास्तुकला और ज्ञान के एक ऐसे युग को जन्म दिया जो आज भी इंजीनियरिंग और कला का चमत्कार माना जाता है। आप चंदेल और परमार वंश की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। चंदेलों और परमारों का कालखंड ये साबित करता है कि राजनीतिक अस्थिरता का मतलब हमेशा सांस्कृतिक पतन नहीं होता। कई बार छोटी क्षेत्रीय शक्तियां अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कला और ज्ञान पर ज्यादा निवेश करती हैं। दस्तावेजों में चंदेल वंश के विद्याधर का जिक्र बहुत प्रमुखता से है। हाँ, विद्याधर कोई आम शासक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस दौर के सबसे खूंखार आक्रांताओं में से एक महमूद गजनवी का डटकर सामना किया था। और जब गजनवी की सेना आई तो विद्याधर ने सीधे टकराने के बजाय एक बहुत ही चतुर रणनीतिक वापसी की और बाद में एक सम्मानजनक संधि कर ली। हाँ, लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ युद्ध से नहीं है। उन्होंने खजुराहो का सबसे विशाल और भव्य कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। और यहाँ इस मंदिर के बनने का क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कंदरिया महादेव मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था। गजनवी के हमले के बाद ये मंदिर विद्याधर का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, राजनीतिक बयान। हाँ, ये दुनिया को और अपने दुश्मनों को ये बताने का तरीका था कि चंदेल साम्राज्य अभी भी अपार धन और तकनीकी क्षमता से लैस है। उस मंदिर का हर एक पत्थर, उसकी ऊंचाई असल में सत्ता का प्रदर्शन था। सत्ता का प्रदर्शन पत्थरों के जरिए। और जब पत्थरों और वास्तुकला की बात आती है ना तो परमार वंश के राजा भोज का नाम सबसे ऊपर आता है। राजा भोज का व्यक्तित्व तो किसी भी इंसान को हैरत में डाल सकता है। सच में, वो सिर्फ गद्दी पर बैठने वाले शासक नहीं थे। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार वो शस्त्र और शास्त्र दोनों के असाधारण ज्ञाता थे। एक तरह से पॉलीमैथ। हाँ, उन्होंने चिकित्सा पर आयुर्वेद सर्वस्व लिखा। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी किताब सम्रांगण सूत्रधार। और ये किताब कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वास्तुकला, इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि जहाजों के निर्माण की तकनीकी किताब है। मतलब गजब ही है। ये किताब उस दौर के ज्ञान के स्तर को समझने के लिए एक मास्टर क्लास है। इसमें न सिर्फ इमारतें बनाने के गणित का जिक्र है, बल्कि यांत्रिक उपकरणों या मशीनों के सिद्धांत भी दिए गए हैं। मशीनें 11वीं शताब्दी में? हाँ, और राजा भोज का ज्ञान सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं था, उन्होंने इसे जमीन पर भी उतारा। बिल्कुल उतारा। उन्होंने भोजपुर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनवाया और उसी के पास एक साइक्लोपियन बांध का निर्माण किया। ये साइक्लोपियन बांध आखिर क्या तकनीक थी जिसने आज के इंजीनियरों को भी चौंका रखा है? मैं आपको बताती हूँ। साइक्लोपियन चिनाई या वास्तुकला एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के चूने या गारे, मतलब मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिना चूने के? हाँ, बिना चूने के। इसमें विशालकाय चूना पत्थरों को इतने सटीक ज्यामितीय आकार में काटा और इंटरलॉक किया जाता है कि वे सिर्फ अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के दम पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बाप रे, ये तो कमाल है।
और राजा भोज ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके लगभग 250 वर्ग मील की एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण किया था। 250 वर्ग मील? सोचिए 11वीं शताब्दी में बिना आधुनिक क्रेन या मशीनों के पानी के इतने बड़े दबाव को रोकने के लिए पत्थरों को सिर्फ ज्यामिति के सहारे खड़ा कर देना, ये साधारण इंजीनियरिंग नहीं थी। ये सच में अद्भुत है। राजा भोज अपनी शक्ति को तलवार से ज्यादा अपने ज्ञान और इंजीनियरिंग में देख रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ये अपार धन, इतनी भव्य वास्तुकला, उन्नत कृषि और ये उपजाऊ भूमि, ये सब बहुत लंबे समय तक बाहरी दुनिया की नजरों से छिपकर नहीं रह सकते थे। नहीं रह सकते थे। स्वाभाविक रूप से इस बेतहाशा समृद्धि ने नई और आक्रामक शक्तियों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों की नजरें इस क्षेत्र पर पड़ी। और यहीं से इस भूभाग के इतिहास का सबसे नाटकीय, रक्तरंजित और रणनीतिक दौर शुरू होता है। ये वो बिंदु था जहां मध्य प्रदेश का भूगोल, जो अब तक एक रक्षक की भूमिका में था, अब एक चुनौती बनने वाला था। हाँ, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियों का सीधा टकराव एक ऐसे मुगल साम्राज्य से हो रहा था जो पूरे उपमहाद्वीप पर अपना झंडा फहराना चाहता था। और इसके दो बहुत ही अलग लेकिन बेहद शक्तिशाली उदाहरण दस्तावेजों में मौजूद हैं। मालवा और गोंडवाना। बिल्कुल। सबसे पहले मालवा के पतन को देखते हैं। मांडू के महल आज भी बाज बहादुर और रानी रूपमती की अमर प्रेम कहानी गूंजते हैं। लेकिन एक कहानी जितनी काव्यात्मक है, इसका अंत उतना ही दुखद है। बहुत दुखद। 1561-62 में जब मुगल सम्राट अकबर की सेना ने आदम खां के नेतृत्व में सारंगपुर का युद्ध छेड़ा, तो मालवा की सेना टिक नहीं पाई और अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए रानी रूपमती ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। ये एक बहुत गहरी त्रासदी थी। मालवा की हार में एक बहुत बड़ा रणनीतिक सबक छुपा है। कैसा सबक? मांडू एक बहुत ही सुरक्षित पहाड़ी किला था, लेकिन बाज बहादुर अपनी कला और संगीत में इतने डूबे थे कि उन्होंने अपने आसपास बदलते भू राजनीतिक खतरों को भांपा ही नहीं। मतलब उन्होंने अपने भूगोल का वो सामरिक फायदा नहीं उठाया जो उठाया जा सकता था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ गोंडवाना साम्राज्य की कहानी है, जो मालवा के बिल्कुल विपरीत एक अलग ही तरह के प्रतिरोध और सामरिक सूझबूझ को दर्शाती है। गोंडवाना, जिसे संग्राम शाह ने 52 गढ़ों तक फैलाकर एक विशाल साम्राज्य बना दिया था। लेकिन इस साम्राज्य को इतिहास में जिस नाम से सबसे ज्यादा जाना गया वो है रानी दुर्गावती। हाँ। 1564 में अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर एक बहुत बड़े सैन्य बल और तोपखाने के साथ हमला किया। उस समय रानी दुर्गावती ने जो किया, वो सैन्य इतिहास में सच में अचंभित करने वाला है। आसफ खान को तो लगा था कि एक वन आधारित राज्य को हराना मुगलों की शाही सेना के लिए कुछ घंटों का काम होगा। लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। दस्तावेजों में उस युद्ध का विवरण बहुत रोंगटे खड़े करने वाला है। हाँ, रानी ने खुले मैदान में लड़ने के बजाय मुगलों को नरराई नाला नामक जगह पर उलझाया। ये एक ऐसी संकरी घाटी थी जिसके एक तरफ पहाड़ी थी और दूसरी तरफ नदी। मतलब ये क्लासिक गुरिल्ला रणनीति थी। बिल्कुल। रानी जानती थीं कि मुगलों की सबसे बड़ी ताकत उनकी तोपें और भारी घुड़सवार सेना है। और एक संकरी घाटी में तोपें काम नहीं कर सकती थी। और घुड़सवारों को मुड़ने की जगह नहीं मिल सकती थी। उन्होंने मुगलों की उस विशाल सेना को उस घाटी में फंसाकर भारी नुकसान पहुंचाया। पहले दिन के युद्ध में रानी दुर्गावती ने मुगलों को खदेड़ दिया था ना? हाँ, पूरी तरह से। लेकिन फिर परिस्थितियां बदल गईं। दुर्भाग्य से रात में भारी बारिश हो गई। जिस नदी को रानी ने मुगलों को रोकने के लिए ढाल बनाया था, उसी नदी में बाढ़ आ गई और रानी की सेना के पीछे हटने का रास्ता कट गया। अगले दिन मुगलों ने अपनी पूरी ताकत और तोपखाने का इस्तेमाल किया। और जब रानी को लगा कि युद्ध हार चुके हैं और दुश्मन के हाथों पकड़े जाने का खतरा है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद को कटार मारकर वीर गति प्राप्त करना चुना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है इतिहास का। बिल्कुल। मालवा के बाज बहादुर और गोंडवाना की रानी दुर्गावती की तुलना किए बिना रहा नहीं जा सकता। हाँ, दोनों का तरीका एकदम अलग था। एक तरफ बाज बहादुर हैं जो हारने के बाद अपनी रानी को खो देते हैं, कुछ समय भटकते हैं और अंततः अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ रानी दुर्गावती हैं, जिनके पास मुगलों जैसे असीमित संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ दो व्यक्तियों का अंतर नहीं था, ये दो अलग अलग संस्कृतियों का अंतर था। गोंडवाना साम्राज्य की ये कहानी ये स्पष्ट करती है कि वनों और पहाड़ों में रहने वाले समाज की अपनी स्वतंत्रता और अपनी मिट्टी को लेकर धारणा बहुत अलग होती है।
उनका आत्मविश्वास उनके भूगोल से आता था। बिल्कुल। रानी दुर्गावती का प्रतिरोध ये बताता है कि सम्मान और संप्रभुता की कीमत किसी भी साम्राज्य के आकार या उसकी तोपों की संख्या से तय नहीं होती। बहुत खूब कहा। तो इस लंबे और सघन ऐतिहासिक सफर का आखिर सार क्या है जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए? अगर पीछे मुड़कर देखें तो कहानी नर्मदा घाटी में मिले उस होमो इरेक्टस के ब्लैक बॉक्स से शुरू हुई थी। हाँ, वहां से इंसान ने पत्थरों को छोड़कर तांबे को अपनाया, कृषि सीखी और बस्तियां बसाईं। हमने देखा कि कैसे व्यापार ने हेलियोडोरस जैसे विदेशियों को इस संस्कृति का हिस्सा बना दिया। फिर हमने कंदरिया महादेव के रूप में पत्थरों पर उकेरी गई सत्ता देखी। राजा भोज के साइक्लोपियन बांध का इंजीनियरिंग चमत्कार देखा। और अंततः रानी दुर्गावती के उस सर्वोच्च सामरिक और साहसिक बलिदान तक पहुंचे। ये पूरा दस्तावेज सिर्फ राजाओं की, उनके जन्म या मृत्यु की कोई नीरस सूची नहीं है। ये असल में मानव सभ्यता के सर्वाइवल और उसके एवोल्यूशन की एक जीती जागती कहानी है। और ये भी दिखाती है कि कैसे समाज आगे बढ़ता है, कैसे वो कला सृजता है, कैसे वो कठोर सामाजिक नियम बनाता है और कैसे संकट आने पर अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। बिल्कुल। इस क्षेत्र के इतिहास की हर एक परत ने भारत की समग्र सांस्कृतिक और राजनीतिक बुनावट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार आ रहा है। एक नया नजरिया है जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या? जरा कल्पना कीजिए, जो लोग सुन रहे हैं वो भी सोचे कि अगर मध्य प्रदेश का ये भूगोल, विंध्य और सतपुड़ा के ये अभेद्य जंगल, नर्मदा और चंबल की ये गहरी और बीहड़ घाटियां, अगर ये सब होते ही नहीं, मतलब अगर भूगोल अलग होता। हाँ, अगर ये पूरा इलाका सिर्फ गंगा के मैदानों की तरह एक सपाट मैदान होता, तो क्या होता? क्या वाकाटक, चंदेल, कलचुरी या गोंड जैसी इतनी विविध और समृद्ध क्षेत्रीय संस्कृतियां यहां कभी पनप पाती? शायद कभी नहीं। एक सपाट मैदान हमेशा बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों और आक्रमणकारियों के लिए एक हाईवे का काम करता है। कोई भी बड़ी सेना उन्हें आसानी से कुचल देती। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल। अगर यहाँ का भूगोल दुर्गम नहीं होता ना, तो शायद ये सारी सांस्कृतिक और जनजातीय विविधता उत्तर या दक्षिण के किसी एक विशाल साम्राज्य के पहियों तले कब की मिट गई होती। इस क्षेत्र का ये जो दुर्गम और चुनौतीपूर्ण भूगोल था, असल में वही इसकी सबसे बड़ी ढाल बना। उसी ने बाहरी आक्रमणों की गति को धीमा किया और इसी भूगोल ने मध्य प्रदेश की इस अनूठी बहुलवादी पहचान को सदियों तक बचाकर रखा। इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो बीत गया, और भूगोल सिर्फ वो नहीं है जहां इतिहास घटित हुआ। दोनों एक दूसरे को आकार देते हैं। बहुत सही बात कही आपने। इस गहरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। दस्तावेजों को खंगालने और इतिहास को नए चश्मों से देखने की ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जो अपने भूगोल की ताकत को समझते हैं वही अपने इतिहास के असली हकदार होते हैं।